नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसको हम लोग डिसीजन साइंस के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का हमारा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने इसका ओवरव्यू देखा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर क्या होता है, उसे हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आप लोग उसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जानेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में, जिसके अंदर बार और पाई चार्ट के ऊपर बात होता है। बार और पाई डायग्राम जो होता है उस पर बात होता है, उस पर काम किया जाता है। उसको हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। उसे प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, उसे बनाते किस तरीके से। हम लोग आज एक्सेल पे काम करेंगे और साथ में मैं आपको व्हाइट बोर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं कि आप किस तरीके से बार ग्राफ को बनाओगे अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक के ऊपर, जहाँ पे हम लोग बार और पाई चार्ट बनाते हैं। बार डायग्राम और पाई चार्ट डायग्राम। तो बार डायग्राम क्या होता है वो समझते हैं। बार डायग्राम वो होता है जो जो हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर लंबे लंबे लाइन बिल्डिंग जैसे दिखते हैं। लंबे लंबे जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो लंबे लाइंस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बार। अब ये जो बार डायग्राम है ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल बार, दूसरा होता है मल्टीपल बार, तीसरा होता है सब डिविडेंड बार या फिर सब डिवीजन बार, और चौथा होता है परसेंटेज बार, और आखिर होता है डेविएशन बार। इन सभी के ऊपर हम लोग जब एक्सेल पे जाएंगे तो आपको इनके नाम के साथ इनका फॉर्मेशन भी समझ में आएगा। तो अभी हम लोग इसको सिंपल सिंपल तरीके से समझते हैं कि आपको अगर कॉपी में दिया जाता है बनाने को एग्जाम के टाइम पे, तो आप किस तरीके से समझोगे कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ कि सिंपल डायग्राम क्या होता है। सिंपल डायग्राम जैसे कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है, एक कुछ नंबर्स दिए हुए, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ नंबर्स दिए हुए और आपको बोला गया है कि सिंपल डायग्राम बनाना है, बार डायग्राम। तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लिख दो y और यहाँ पे लिख दो x, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको डेटा दिया रहेगा ना, उसके रिलेटेड उससे मैक्सिमाइज करके आपको उसका नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपको ईयर दिया रहेगा या फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, कुछ भी जो नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पे आएंगे, और जो उनके परसेंटेज मार्क्स जो भी होंगे वो इस तरफ आएंगे, ठीक है। ये आपको समझना है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि जो सिंपल बार ग्राफ होते हैं जो वर्टिकल साइड के होते हैं, वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से, वर्टिकल होता है ऐसा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो वर्टिकल सिंपल डायग्राम कैसे होता है कि आपको जैसे कि मान लिया दिया गया है कि 10, एक बच्चे ने लेकर आया है, बच्चा नंबर ए लेकर आया है 10 नंबर, ठीक है। बच्चा नंबर ए लेकर आया है 10 नंबर, बच्चा नंबर बी लेके आया है 20 नंबर, बच्चा नंबर बी लेके आया है 20 नंबर, और बच्चा नंबर सी लेके आया है 30 नंबर। तो अब हम लोग उसे किस तरीके से बनाएंगे, तो इसका हम लोग बार ग्राफ कैसे निकालेंगे। और वर्टिकल में तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, और सी है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे तो मेरा ड्राइंग खराब है, लेकिन आप जब अपने कॉपी में बनाओगे तो सभी का डिफरेंस सेम रखिएगा एकदम। किसी का छोटा, किसी का बड़ा नहीं, किसी का आगे, किसी का पीछे नहीं। सभी का एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस होगा, एक दूसरे का बीच का डिफरेंस को जो है सेम रखिएगा, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी एकदम सेम रखना है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ए का जो है वो है 10 मार्क्स, 10 आया है उसका, तो आप किस तरीके से बार ग्राफ बनाओगे, आप बार ग्राफ इस तरीके से बनाओगे। अभी हम लोग बस एग्जाम्पल दे रहे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखे, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली एक्सेल के ऊपर करेंगे तो आपको समझ आए कि बार ग्राफ किस तरीके से बनाना है। और फिर मान लो बी का जो है वो 30 है, बी का जो है वो 30 है, यहाँ पे मैं 30 का बना देता हूँ बार ग्राफ।
यह है 30 का। अब सी का जो है उसका 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स के लिए आप कर दोगे। दोस्तों सभी एक जैसे दिखने चाहिए, एक जैसा शेप, एक जैसा हाइट होना चाहिए। एक जैसा हाइट कहने का मतलब है कि एक जैसा विड्थ होना चाहिए दोनों का, कि अगर ये मोटा है तो ये पतला नहीं होना चाहिए, ये पतला नहीं होना चाहिए, किसी का लाइन इस तरफ नहीं आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, जो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल के लिए अब हम लोग इसे एक बार इरेज कर देते हैं फिर से। हॉरिजॉन्टल सिंपल डायग्राम क्या होता है वो समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है वो, उसके लिए भी हम लोग इस तरीके से पहले लाइन खींच लेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप मार्क्स दोगे, यहाँ पे अब आप मार्क्स दोगे, जो भी आपका मार्क्स या फिर जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, मार्क्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मेरा पॉइंटर खराब हो गया है इसलिए मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन मेरे पास जो पॉइंटर था वो सही चल रहा था। फिर और यहाँ पे आप क्या कर दोगे कि आप उन बच्चों का नाम लिखोगे, जो भी बच्चे हैं उनके नाम लिखोगे उस एक गैप में। ठीक है, अब हो सकता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये डी है, ये ई है। एक बार इसे मैं लिख देता हूँ, ये ई है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बोला गया है कि ये 10 नंबर है, ये 15 नंबर है, मान लो यहाँ पे ये 15 नंबर है। आप मैक्सिमाइज किए हो 5 नंबर से, आप मैक्सिमाइज किए हो 5 नंबर से। ये 20 है, ये 25 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, ये 30 है। ठीक है, इस तरीके से और आगे चल रहा है। तो यहाँ पे ये x है, ये y है। अब यहाँ पे फिर से बोला गया है कि ए जो है उसको 15 नंबर आए हैं, तो आप वो कैसे बार ग्राफ बनाओगे, तो अब आप बार ग्राफ बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो 15 नंबर तक आप यहाँ पे रखोगे और बार ग्राफ बनाओगे। ये है 15 नंबर का, और इसे फिल करने के लिए आप फिल भी कर सकते हो, जितना फिल करोगे उतना अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आप अपने पसंद से इसे फिल कर दो, आप जैसा चाहोगे उस तरीके से कलर करके इसे पूरा फिल कर दो। ठीक है, बेसिकली मेरा ड्राइंग खराब लग रहा है, लेकिन आपको ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि बी जो है उसको 25 मार्क्स आए हैं, तो आप 25 मार्क्स तक का खींचोगे लाइन, 25 मार्क्स तक का लाइन खींचते हैं यहाँ पे और उसका बार ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, फिर सी का भी सेम 15 आया है या फिर 10 आया है, मान लेते हैं उसका 10 आया है। ये देखिए सर, ये सब जो है मैं जो बना रहा हूँ, ये कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पतला, इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है पॉइंटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इसे मैं कलर कर देता हूँ, जो भी आपका कलर है, जो भी आप करना चाहो वो कलर कर दो। फिर सेम उसी तरीके से डी का भी, डी को मान लेते 30 आया है, तो 30 तक में आप गए, उसका बार ग्राफ बना दिए इस तरीके से। तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल वाला। अब हम लोग इसको एक बार अपने एक्सेल सीट के अंदर करके देखते हैं। सिंपल डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल बार डायग्राम, और हम लोग को यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स दिए हुए, और हमें यहाँ पे निकलना है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। तो निकालते हैं हम लोग वर्टिकल में पहले। तो इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बार ग्राफ दिखेगा, इंसर्ट कॉलम बार ग्राफ। आप लोग यहाँ पे इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे एंटर कर दोगे। जब इसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल वाला। अब इसके अंदर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लेबल समझने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन सभी चीज़ों के बारे में, कि उनका पॉइंटर सही से दिखना चाहिए या उनके डेटाज अच्छे से दिखने चाहिए, कि वो कितने हैं, क्या है, कितने परसेंटेज में है, ये सारा चीज़। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ तो आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका वर्टिकल, जहाँ पे अमित को 89 आया है, बॉबी को 78 आया है, चांदनी को 67 आया है, ध्रुव को 56, ईसा को 45। ये है आपका वर्टिकल वाला। और यही चीज़ अब अगर आपको बोला जाए कि नहीं मुझे हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप यहाँ पे चेंज टाइप में आओगे और उसे आप लोग हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दोगे। और जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करोगे आपको ये डेटा इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल।
जहाँ पे आपके मार्क्स यहाँ नीचे दिए गए हैं और आपके नेम्स स्टूडेंट के यहाँ पे दिए गए हैं। और वर्टिकल में आपका क्या था कि आपके नाम नीचे थे और मार्क्स इस तरफ थे साइड में। ठीक है, तो ये है सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल। मल्टीपल के लिए फिर से उसमें जाते हैं। तो मल्टीपल के लिए क्या था वो अब हम समझते हैं। तो इसे मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा जल्दी से। तो दोस्तों मल्टीपल में जैसे कि आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और वो कुछ इस तरीके से डेटाज हैं जो आपको एक के साथ दूसरा डेटा भी आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जनगणना करने गए, यानी कि पॉपुलेशन चेक करने की कि कितना पॉपुलेशन है, आप कैलकुलेट करने गए। अब आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आप पूछे कि आप हॉस्पिटल में हो, आपको हॉस्पिटल में आपके कितने बच्चे डिलीवर होते हैं और कितने लोगों के डेथ होती है, तो उनको आप किस तरीके से बार ग्राफ में निकालोगे। तो फिर सेम उसी तरीके से यहाँ पे y बना दो यहाँ पे और x बना दो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो डायग्राम आएगा, जैसे कि मान लेते हैं वो बोला कि एक दिन में मेरे पास 10 बच्चे जन्म लेते हैं और 15 लोग जो है डेथ हो जाते हैं, जिनका डेथ होता है, 15 लोगों का डेथ होता है। फिर एक हॉस्पिटल में कहा गया कि मेरे यहाँ पे 20 बच्चे जन्म लेते हैं और 10 लोगों का डेथ हो जाता है। सॉरी, मैं बच्चा बार बार बोल दे रहा हूँ। सेम इस जगह पे कि किसी एक दिन में आप गए, वहां पे बोले कि 30 लोगों ने जन्म लिया है और कुछ लोगों ने मतलब 15-20 लोगों ने जो है डेथ हो गया, 15-20 लोगों का। ठीक है, तो अब उसे आप किस तरीके से करोगे। तो फिर से सेम आप जैसे कि पहले हम लोग किए थे उसी तरीके से नीचे डेथ लिखोगे और बर्थ और डेथ लिखोगे और यहाँ पे वो जो नंबर्स दिए हुए वो नंबर्स लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स आएगा और यहाँ पे वो डेथ और बर्थ का ऑप्शन आएगा। अब वो बार ग्राफ कैसे बनेगा, तो मान लीजिए ये 10 है, मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। ठीक है, अब बोला गया कि ए नंबर डे में, किसी हॉस्पिटल के ए नंबर डे में और बी नंबर डे और सी नंबर डे, ठीक है यहाँ पे बी है, ये बी नंबर डे में ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर डे। ये बी दिख नहीं रहा है वैसे, इसे मैं बी बना देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसे मैं बी बना देता हूँ। ये बी, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर डे में आप बताया गया है कि एक दिन में 10 लोगों ने जन्म लिया, 10 लोगों ने जन्म लिया। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। 10 लोगों ने जन्म लिया। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल वाला डायग्राम है, मल्टीपल डायग्राम में आपको एक ही कॉलम के अंदर 2 डायग्राम्स बनाने हैं और 15 लोगों ने समथिंग जान गवा दिया, 15 लोगों ने। तो ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो पोर्शन आ रहा है, ये सिर्फ इसका ही पोर्शन होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरीके से कि बोला गया है कि 20 लोगों ने एक दिन जन्म लिया, 20 लोगों का जन्म हुआ और उनमें से 10 लोगों का डेथ हो गया, 10 लोगों का डेथ हो गया। तो आप इस तरीके से बार ग्राफ बनाओगे। ठीक उसी तरीके से किसी ने कहा कि 30 बच्चों का जन्म हुआ है उस हॉस्पिटल में एक दिन। यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। 30 लोगों का जन्म हुआ है, 30 लोगों का जन्म हुआ है और 20 लोगों ने या 25 लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। तो इस तरीके से होता है ये मल्टीपल, ये होता है मल्टीपल। ठीक है, ये होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल कैसे हुआ, क्योंकि एक कॉलम के अंदर आपने 2 तरह के चीजों को दिखाया है, आपने एक कॉलम के अंदर 2 चीजों को दिखाया है, तो वो होता है मल्टीपल। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग एक्सेल पे अगर करेंगे तो एक्सेल में कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसे फुल सिलेक्ट करते हैं, फिर से इंसर्ट में जाते हैं और फिर से उसी चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए मल्टीपल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। मल्टीपल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ही चीज दिखेगा एक ही डेट के अंदर, कि इसे मैं एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये वाला दिखे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन्होंने मल्टीपल कर लिया। इसका डेटा मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि 19-20 ईयर में, 1920 के ईयर में
90 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से 45 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। किसी एक हॉस्पिटल का हम लोग निकालते हैं तो इस तरीके से, सेम इस तरीके से हर साल का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने लोगों का डेथ हो गया है, ये सारा चीज़ें। तो ये हो गया मल्टीपल वाला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सब डिवीजन बार। सब डिवीजन बार क्या होता है वो समझते हैं दोस्तों। सब डिवीजन बार यानी कि इसमें ये बताया गया कि जो मल्टीपल लोग थे, जो मल्टीपल लोग हम लोगों ने देखा, ठीक है, उसमें से दोनों को ऐड करके कितने लोग उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, कितने लोग उस हॉस्पिटल में थे, ये बताना होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने बताया कि 10, यहाँ पे लिख देते 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। 20, 15, 10 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे A, B, C, D। यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको एक्सेल सीट के अंदर पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर बता रहा हूँ कि एक्चुअल फॉर्मेट कैसा होता है, और आपको एग्जाम में उसी तरीके से अपने स्केल के साथ और अपने पेंसिल्स के साथ बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बताया गया है कि 90 लोगों ने जन्म लिया और 45 लोगों का डेथ हुआ है, तो टोटल कितने लोग हो गए, वहाँ पे कितने टोटल लोग हो गए वो बताना है। तो उन दोनों को ऐड करके जो भी हमारा टोटल अमाउंट आएगा वो हम लोग को बताना। तो वो कैसे होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि 10 लोगों ने उस दिन जन्म लिया है, ये हम लोग 10 लोगों का बना दिए। 10 लोगों ने जन्म लिया है जिसमें से 15 लोगों का डेथ हो गया है। सेम उसी के ऊपर फिर से हम लोग बनाएंगे एक बार जहाँ पे 15 लोगों का डेथ हो गया, यानी कि 10 प्लस 15 कितना हो गया, 10 प्लस 1 सेकेंड, 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25 लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग टोटल करेंगे, इसका आ जाएगा 25 लोगों ने उस दिन हॉस्पिटल में अपना एडमिशन करवाया था, यानी कि 25 लोग उस दिन हॉस्पिटल के अंदर थे। यहाँ पे हम लोग डेटा लिख देंगे 25। सेम उसी तरीके से हम लोग आगे का भी प्रोसेस करेंगे, जितने लोग वहाँ पे बताए जाएंगे, जितने लोग हैं उतने लोगों का हम लोग डेटा बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है 7 लोग हो और मरने वाले 15 लोग हो, या 6 लोग हो, 8 लोग हो, और उनका टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका फाइनल अमाउंट लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको इसके अंदर देखते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। तो फिर से हम लोग इसे ऑल सेलेक्ट करते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, सेम उस जगह पे, और इस बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस पोर्शन को। इस पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से अपने इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर आने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसे कि हम लोग का जो डेटा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी अपना जहाँ पे आप डिटेल्स अच्छे से देख सकते हो। फिर यहाँ पे लेकिन मैं ये वाला डिटेल्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो बर्थ है वो ब्लू कलर का है, यानी कि 90 लोग। अगर मैं आपको ठीक से दिखाना चाहूँ तो हाँ देख लो, यहाँ 90 लोग और मरने वाले 45 लोग, और जो टोटल है 90 प्लस 45 वो 135 लोग उस दिन एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर, उस दिन 135 थे। और इसी तरीके से हर साल हम लोग का इंक्रीमेंट और रिपोर्ट इसी तरीके से बार हम लोग बना रहे बार ग्राफ। ठीक है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारा फॉर्मेट मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से देखकर समझ सकते हो कि किस तरीके से काम किया गया इन सभी पे। अब बात करते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। दोस्तों परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो डेटा निकाले हैं, जो डेटा निकाल रहे हैं वो कुछ इस बार परसेंटेज में आएगा कि इतने परसेंट का सेल हुआ है, इतने परसेंट का हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, पाई चार्ट बना देते हैं या बार ग्राफ बना देते हैं कि हर साल का हम लोग का कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट रेवेन्यू कितना हो रहा है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग उसे समझते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको इसी में से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग सीधा एक्सेल पे जाते हैं। एक्सेल पे हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन था कि हम लोगों ने सेल किया एक कंपनी के थ्रू एप्पल, बनाना और कैरेट। एप्पल कुछ 6 लाख रुपीज़ का था,
2020 में, बनाना कुछ 10 लाख रुपीज़ का था और कैरेट जो था वो 1,40,000 रुपीज़ का समथिंग था। हम लोगों ने उससे रेवेन्यू कमाया। टोटल रेवेन्यू हम लोगों ने कमाया 8,42,020 रुपीज़ का। ये 2020 का है। अब 2021 में हम लोगों ने सब में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है और वहाँ पे वो हो गया 10,42,021 रुपीज़। अब हम लोगों ने जो परसेंटेज निकाला कि हर साल का कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज हमने कुछ इस तरीके से निकाला। एक बार मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि हम लोग का जो टोटल रेवेन्यू था उस ईयर का, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इसके साथ, जो हम लोग का टोटल रेवेन्यू था, मतलब कि इन तीनों को मिला के जो टोटल रेवेन्यू था उनके साथ, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आंसर इतना आया। ये परसेंटेज है, सेम परसेंटेज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने सभी का निकाला और उनको टोटल कर दिया। ये तो नॉर्मल परसेंटेज था, लेकिन हमें बार ग्राफ में निकालना था, बार डायग्राम में, तो हम लोग को कुमुलेटिव बार परसेंटेज निकालना था, कुमुलेटिव परसेंटेज, जिसको हम लोगों ने आगे अपने पुराने वीडियोस में देखा है कि कुमुलेटिव परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, क्लास इंटरवल वगैरह किस तरीके से निकालते हैं। आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में होगा, और अगर नहीं मिले आपको तो भी तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, डिस्टेंस साइंस के या फिर स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग का जो फाइनल अमाउंट निकला वो ये निकला। हम लोग को इसके ऊपर हम लोग को बार चार्ट निकालना है, बार ग्राफ। तो यहाँ पे एप्पल का 71% है। अच्छा, मैं आपको कुमुलेटिव बता दूं, कुमुलेटिव किस तरीके से निकलता है एक बार ये भी मैं बता दूं। तो कुमुलेटिव का हम लोगों ने सेम एज इट इज लिख दिया, जो हम लोग का 2020 का था 71%, वो यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो था बनाना का, उसको हम लोगों ने 71 प्लस 18 करके यहाँ पे लिख दिया। 12 प्लस 71 हो गया 83, और फिर उसी तरीके से 83 प्लस 17 हो गया आपका 100, और इसका हम लोग को टोटल नहीं निकालना, ये ऑलरेडी टोटल हो चुका है। सेम जब ये चीज आ गया हमारा, तो हम लोग का भी ये परसेंटेज बार ग्राफ जो हो गया, बार डायग्राम जो हो गया, वो एक तरह से सब डिवीजन बार डायग्राम हो गया। तो हम लोग फिर उसको इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम लोगों ने सब डिवीजन वाला किया था। अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे फिर से अपना चेंज डिजाइन पे आके अपना जो लेआउट हम लोग को जो समझ में आ रहा है वो लेआउट ले लिए। अब लेआउट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अब डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा लेआउट देना सही है और कौन सा देना गलत है। अब वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, और जैसे कि इसे हम लोगों ने जैसे ही सिलेक्ट किया, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ एक तरह से, ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग को इसका डेटा को जो है थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो हम लोग का डेटा राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट में करना होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का डेटा था उसको राइट में करना होगा। तो उसके लिए हम लोग चार्ट डिजाइन में जाते हैं और सिलेक्ट डेटा के अंदर जाते हैं, और उसको हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। अब आपको देख रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये है 2020 ईयर का, और ये जो पार्ट है ये 2021 ईयर का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग को सेल्स बताया जा रहा है कि इतना सेल्स हम लोगों ने किया है उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ से अब हो सकता है आपको ठीक से दिखे, मैं आपको दिखाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये कैरेट का है, ये 83% बनाना का है, और ये एप्पल का है 71%। तो इस तरीके से आपको ये बार दिखेगा। तो ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम। अब हम लोग वीडियो के आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए कि डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है। डेविएशन बार डायग्राम जिस तरीके से हम लोगों ने सिंपल डायग्राम का किया था, सेम इसी तरह का होता है डेविएशन बार डायग्राम। बस इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो डायग्राम होगा, इसमें कुछ लेस भी हो सकता है, कुछ प्लस भी हो सकता है, यानी कि एडिशन भी हो सकता है और कुछ लेस देन भी हो सकता है। तो उसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो आप उसे बार ग्राफ में अगर हम लोग करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये सेम उसी तरीके का है, सब हम लोग निकाल रहे हैं डेविएशन वाला, लेकिन इसमें एक पोर्शन ये आ गया कि आपको यहाँ नीचे भी ऐड करना पड़ेगा, और वो आ जाएगा -5, -10, और सेम उसी तरीके से आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। तो जैसे कि आपने कोई एक सामान खरीदा, लेकिन वो सामान जो आपका बिका नहीं और वो आपका लेस में चला गया, यानी कि लॉस हो गया, तो आप -5 कर दोगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका वो डायग्राम हो जाएगा। तो आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखे। तो एक्सेल में भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे। तो इसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं,
और बार ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो देखिए अब हम लोग को वो चीज़ दिख रहा है कि किस तरीके से हो रहा है ये प्रोसेस। हम लोग इसको सिंपल में जितना करने की कोशिश करते हैं, सिंपल बिल्कुल एकदम, इसे मैं कर देता हूँ ठीक थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग इसका चेंज टाइप कर देते हैं, जहाँ से हम लोग को जो डेटा है अच्छे से समझ में आ जाए, ये डेटा ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए इसका मैं डेटा सारा ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका सप्लाई है, ठीक है, ये आपका डेटा का सप्लाई है कि कौन से ईयर पे कौन सा सप्लाई बढ़ा था और कौन से ईयर पे सप्लाई हमारा घटा था। जैसे कि 17 ईयर में 2017 या फिर 1917 में हम लोग का जो सेल्स था वो 90% बढ़ा था, और ठीक 2018 में हम लोग का सप्लाई जो है 85% कम हो गया था, कि उस दिन सप्लाई हुआ ही नहीं उस टाइम पे। फिर 19 में 70% बढ़ा था, 20 में 65% घट गया था। सेम इसी तरीके से आगे का प्रोसेस भी चलता है। तो हम लोग इसी तरीके से अपने सारे डेटाज का बार ग्राफ इसी तरीके से निकालते हैं। अब बोलोगे सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि आप बार ग्राफ और पाई चार्ट भी बताओगे, तो पाई चार्ट भी हम लोग सेम इसी तरीके से करते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड होता है कि अगर आपको टीचर बोले कि पाई चार्ट में बताना तो आपको पाई चार्ट में बताना, और नहीं बोले तो आप सीधा सीधा बार ग्राफ बना सकते हो। तो पाई चार्ट के अंदर भी 2D आते हैं, 3D आते हैं और डोनट आते हैं। तो डोनट तो बहुत कम यूज किया जाता है, आप लोग डोनट को बेसिकली स्कूल्स में नहीं देखते हो, न्यूज में देखते हो, लेकिन स्कूल टाइम में आपको 3D पाई देखा जा सकता है या फिर 2D पाई देखा जा सकता है। तो मैं आपको 2D में एक बार बताता हूँ कि 2D में बस आपको ये सिलेक्ट करना है और 2D का यूज करना है, और यहाँ पे आपको प्लस के अंदर जो लेबल्स है वो लेबल्स बता देना कि ये कौन कौन से लेबल्स है। आप चाहो तो इसके अंदर भी अपना डेटा बता सकते हो कि किसने कितना परसेंटेज लिया है, किसने कितना परसेंटेज नहीं लिया है। अब अपने डेटाज को अच्छे से बता सकते हो। सेम इसी तरीके से आप सारे डेटाज में भी वही काम कर सकते हो। तो अगर हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम में देखते हैं उसमें पाई चार्ट कैसा इस्तेमाल होता है तो वो समझते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने डेटा का यूज़ किया यहाँ पे, इसे हम लोग इस तरीके से बताते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है 90% और 18% जो भी हम लोग का परसेंटेज निकाल कर हम लोग को बताया जा रहा है कि इतने परसेंट लोगों ने अपना जान खोया है या फिर जान गंवाया है उस ईयर के अंदर। यानी कि उन्होंने इसके अंदर कैलकुलेशन परसेंटेज में निकाल दिया है और हमें रिजल्ट इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर हम लोग इसका डेटा को चेंज कर देते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हम लोग का पूरे टाइम का जो डेटा था उसमें डेथ कितने परसेंटेज का हुआ है और बर्थ कितने परसेंटेज का हुआ है। एक बार मैं आपको जूम करके बताता हूँ। तो ये है 1920 का कि डेथ इतने लोगों का हुआ था और बर्थ इतने लोगों का हुआ था 1920 ईयर के अंदर। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हर एक डायग्राम को बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक ले जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।